हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो एमएसएमई के क्या राइट्स हैं? एमएसएमई के बिहाफ पे आप कहाँ कहाँ पे एग्जाम्शन ले सकते हो? किसके लिए एग्जाम्शन बनाई गई है, किसके लिए नहीं बनाई गई है? एमएसएमई इसकी पेमेंट नहीं होती तो उसके लिए क्या रूल बनाया गया है? और अगर कहीं पे कोई पॉलिसीज बनाई गई है या फिर कहीं पे कुछ भी वायलेशन होता है तो उसके लिए आपको रिपोर्ट किसके लिए करना है? टेंडरिंग में एमएसएमईज के क्या बेनिफिट्स हैं? ये सारी ही चीजें ना मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एमएसएमईज के बेनिफिट्स और राइट्स को लेके ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या उनके लिए बना हुआ है और क्या उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने टेंडरिंग से रिलेटेड जो भी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं एमएसएमईज को, उन्हें मैंने पिक किया है और इस वीडियो में आपको बताया है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसका जो सोर्स है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स या फिर गवर्नमेंट के जो प्रिंटेड आर्टिकल्स या जीएफआर है, उन्हीं से मैंने इसको पिक किया है। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इस इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एमएसएमई के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए बनाई गई है। और इसको मैंने नेम दिया है एमएसएमई दा हक। कहते हैं ना साडा हक इथे रख, तो वही मैंने एमएसएमई दा हक इसको नाम दिया है। तो समझते हैं कि एमएसएमई के लिए क्या क्या राइट्स बनाए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब एमएसई और एमएसएमई में भी ना लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। जहां पे एमएसएमई, देखिए एमएसई की फुल फॉर्म है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। बट एमएसएमई में क्या डिफरेंस होता है? एमएसएमई में मीडियम एंटरप्राइजेस भी ऐड हो जाते हैं। मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कई लोगों को ये डाउट, ये कंफ्यूजन रहता है कि सर कहीं पे हमें एमएसई देखने को मिलता है और कहीं पे हमें एमएसएमई देखने को मिलता है। तो ये जो पॉलिसीज है ना, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। From time to time, the government of India lays down procurement policies to help inclusive national economic growth by providing long-term support to small and medium enterprises. Following are the some rights and policies which every MSME should know. देखिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ऐसी पॉलिसीज बनाती रहती है या फिर उन पॉलिसीज में भी अमेंडमेंट करती रहती हैं जो कि एमएसएमईज को बेनिफिट करें, उनको बढ़ावा दे और वो भी अपना जो बिजनेस है ना गवर्नमेंट के साथ कर पाए। तो उन पॉलिसीज के बारे में जानेंगे, उन बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, उन राइट्स के बारे में जानेंगे जो कि इन पॉलिसीज के तहत बनाए गए हैं। आइए समझते हैं उनके बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो भी पॉलिसीज बनाई गई है एमएसएमईज के लिए, उनका बेनिफिट कौन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो उद्यम का है, जिसे उद्यम सर्टिफिकेट आप लोग बोलते हैं। जो कि उद्यम एमएसएमई की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, उद्योग आधार पे मेमोरेंडम पहले था, फिर अब उसे उद्यम कर दिया गया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करके अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए उद्यम सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस MSCs registered under Udyam's registration are eligible to avail the benefits under the policy। मतलब उद्यम सर्टिफिकेट जिन भी कंपनीज के पास है ना, वो एमएसएमई की पॉलिसीज का बेनिफिट ले सकते हैं। The policy is applicable to all the central government ministries, departments, CPSUs, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, CPSC भी जिन्हें बोला जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट। देखिए जो भी सेंट्रल डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, पीएसयूज हैं, उनके लिए ये एमएसएमई पॉलिसी वर्क करती है। मतलब उनकी कोई भी प्रोक्योरमेंट है, मतलब आप कोई भी ऐसा टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट से डील कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, चाहे वो पीएसयूज हैं या फिर सेंट्रल डिपार्टमेंट है, तो उनके लिए ना आप ये जो भी पॉलिसीज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। हालांकि द पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल टू स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड पीएसयूज। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और एसपीएससीज होते हैं, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या फिर जिसे एसपीएससी भी बोला जाता है, उनके जो टेंडर्स होते हैं ना, उनके लिए ये पॉलिसीज एप्लीकेबल या फिर मैंडेटरी नहीं है। वो चाहे तो इनको फॉलो कर सकते हैं और नहीं चाहे तो इनको वो नहीं भी फॉलो कर सकते। तो समझते हैं और क्या क्या इसमें दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि अगर आप एक एमएसएमई है तो क्या क्या एग्जम्पशंस आपके लिए बनाई गई हैं। टू रिड्यूस
transaction cost of doing business, MSEs are facilitated by providing them tender documents free of cost। मतलब अगर आप कोई भी ऐसा टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसकी कोई कॉस्ट रखी गई है, देखिए आपने देखा होगा ई प्रिक्योरमेंट टेंडर्स में अगर जब आपको टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका जो कॉस्ट होता है ना टेंडर डॉक्यूमेंट्स का, वो आपको पे करना पड़ता है। बट अगर आप एमएसएमई हैं तो वो आपके लिए एग्जम्पशन रखा गया है। exempting from payment of EMD, earnest money deposit, adopting e-procurement to bring transparency in tendering process। देखिए EMD में भी आपको एग्जम्पशन मिलती है अगर आप टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टेंडर में बायर ने EMD डिमांड कर रखी है, लेकिन आप एमएसएमई हैं तो आपको एग्जम्पशन EMD में मिल जाती है। However, exemption from paying performance bank guarantee is not covered under the policy। देखिए ईपीबीजी, देखिए जिसे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ईपीबीजी जिसे बोला जाता है, उसमें एग्जेम्पशन नहीं दी गई है। देखिए कई सारे लोग इसमें भी मतलब डिबेट करने लग जाते हैं डिपार्टमेंट के साथ कि हम तो एमएसएमई हैं और हम लोग ईपीबीजी नहीं देंगे। ईपीबीजी आपको देना पड़ेगा, ईपीबीजी के लिए एग्जेम्पशन नहीं बनाई गई है। तो चाहे आप एमएसएमई हैं या फिर नॉन एमएसएमई है, जो ईपीबीजी है ना वो आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है। MSEs may also be given relaxation in prior turnover and prior experience criteria during the tender process subject to meeting of quality and technical specifications। देखिए किसी डिपार्टमेंट ने एक ऐसा टेंडर निकाला है जिसमें कि टर्नओवर है उनकी उनको 5 करोड़ की टर्नओवर रिक्वायरमेंट है, बट आपकी कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ नहीं है और आप एमएसएमई हैं, तो आपको एग्जेम्पशन टर्नओवर और एक्सपीरियंस में भी दिया गया है कि उसमें भी आपको छूट दी गई है। बट वो छूट आपको तभी मिलेगी जब आप उस टेंडर की रिक्वायरमेंट को मैच कर रहे हैं। मतलब जो बायर की प्रोडक्ट की क्वालिटी जो बायर ने डिमांड करी है, जिस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट मांगा है और जिस क्वालिटी का मांग रहा है, अगर उसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप मैच कर रहे हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस और टर्नओवर में छूट दी जा सकती है। हालांकि however there may be circumstances like procurement of items related to public safety, health, critical security operations and equipment etc where procuring entity may prefer the vendor to have prior experience rather than giving order to new entities। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पे डिपार्टमेंट कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रिक्योर कर रहा है या फिर ऐसा आइटम प्रिक्योर कर रहा है जो कि किसी की हेल्थ सेफ्टी से रिगार्डिंग है या फिर कोई नेशनल सेफ्टी से रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई ऐसा क्रिटिकल प्रोडक्ट है जहां पे वो किसी नए वेंडर्स के साथ नहीं जा सकते या फिर उन्हें लगता है कि नए वेंडर्स के साथ अगर वो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस केस में डिपार्टमेंट्स को छूट दी गई है कि वो एमएसएमई को एग्जेम्पशन ना देके टर्नओवर और एक्सपीरियंस में एग्जेम्पशन ना देके किसी ऐसे वेंडर के साथ जा सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस हो उस सिमिलर प्रोडक्ट का या फिर सिमिलर काम का। ईएमडी की एग्जेम्पशन आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट टर्नओवर और एक्सपीरियंस में ये कंडीशन डाली गई है कि अगर डिपार्टमेंट कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रिक्योर कर रहा है जो कि क्रिटिकल है तो उस केस में वो बाईपास कर सकते हैं टर्नओवर और एक्सपीरियंस वाले क्लॉज को। आगे चलते हैं, समझ लेते हैं कि एमएसएमईज के लिए पेमेंट्स के रिगार्डिंग क्या रूल एंड रेगुलेशंस बनाई गई है, जो कि बहुत सारे सेलर्स की प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारे सेलर्स की शिकायत है कि भैया हमें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेमेंट टाइमली मिलती ही नहीं है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इसके लिए भी पॉलिसी बना रखी है, एमएसएमई एक्ट फॉर टाइमली पेमेंट्स। देखिए ये क्या कहता है ये एक्ट, चैप्टर 5 ऑफ एमएसएमई एक्ट 2006 also has provision for ensuring timely payments to the MSC suppliers. The period agreed upon the payment must not exceed 45 days after the supplies। मतलब ये एक्ट क्या कहता है, एमएसएमई एक्ट 2006, कि अगर आपने कोई भी मटेरियल किसी भी डिपार्टमेंट को सप्लाई किया है और आप एक एमएसएमई हैं तो बायर को ना 45 दिन के अंदर आपके प्रोडक्ट की पेमेंट करनी ही करनी है। ये रूल एमएसएमई एक्ट में बनाया गया है। अब इसमें आगे क्या है, फॉर डिलेज इन पेमेंट द बायर शैल बी लायबल टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट टू द सप्लायर ऑन द डिलेड पेमेंट एट द 3 times ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक। इन केस अगर जो भी बायर हैं वो आपकी पेमेंट्स को डिले करते हैं या फिर वो टाइमली नहीं करते हैं तो बायर लायबल है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देने के
इनटू 3 टाइम्स, मतलब अगर बैंक का जो रेट है वो 7% है या फिर 8% है, तो इनटू 3 करके आपको इंटरेस्ट बायर को देना पड़ेगा। तो इसके लिए ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो इंटरेस्ट या फिर जो भी आपका ग्रीवेंस है उसे आप किस तरीके से फाइल कर सकते हो, उसकी क्या क्या पॉलिसीज हो सकती है, किस तरीके से आपको कंप्लेन फाइल करनी है और किस तरीके से पूरा ही वो आपको करना है। तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। फॉर arbitration and conciliation regarding recovery of such payments and interest, micro and small enterprises facilitation council has been set up in states। देखिए ये सारे जो भी ग्रीवेंस होते हैं या फिर कोई भी ऐसा वायलेशन होता है जहां पे पेमेंट नहीं करी जाती, तो एमएसएमई द्वारा वहां पे कोड्स भी बनाए गए हैं जिसमें जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे को ये प्रॉब्लम हो रही है और एज पर एक्ट पेमेंट जो है हमारी टाइमली रिलीज नहीं करी जा रही। तो किस तरीके से आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, इस पे भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आगे समझते हैं और भी क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं। तो जब आप कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो क्या आपको पता है कि आप वहां पे भी एमएसएमई होने का बेनिफिट ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? टेंडर क्लॉज फॉर एमएसएमईज। In tender participating micro and small enterprises, quoting price within the price band of L1 plus 15% shall also be allowed to supply a portion of requirement by bringing down their price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a MSME, and such MSME shall be allowed to supply up to 25% of total tendered value. The 25% quantity is to be distributed proportionally among these bidders in a case there are more than one MSME within such price band। देखिए इसका मतलब क्या है कि आपने एक टेंडर पार्टिसिपेट किया और आप एक एमएसएमई है, बट आप L1 नहीं आए। देखिए बहुत सारे लोगों के ना ये क्वेश्चन मेरे पास पहले भी आए हैं कि सर कई कई टेंडर में हम लोग देखते हैं कि हम L1 तो आए बट ऑर्डर L2 को दे दिया गया, हम L1 तो आए बट पूरी क्वांटिटी का ऑर्डर हमें नहीं मिला, कुछ L2 के साथ भी शेयर हो गया। तो वो किन सिनेरियो में होता है? वो इस सिनेरियो में होता है जहां पे आप अगर L1 है और आप नॉन एमएसएमई हैं, तो एमएसएमई क्लॉज के अकॉर्डिंग कुछ प्रपोर्शन जो L2 है, L2 मतलब जो एमएसएमई को बिलोंग करते हैं, जो भी L2 है, तो उनको वो दे दिया जाता है। किस केस में दे दिया जाता है? मान लीजिए आपने एक टेंडर पार्टिसिपेट किया और आप एक एमएसएमई है और उसमें L1 का जो प्राइस है ना वो 100 रुपीज है, ठीक है, और आपका जो प्राइस है L1 से खाली 15% ज्यादा है, मतलब 15%। अगर उनका प्राइस 100 रुपीज है और आपका जो प्राइस है 115 या फिर 115 से नीचे है, तब तो आप इसके क्लॉज के अंडर कवर होते हो। अगर आपका प्राइस 15% से ज्यादा है तो ये फिर क्लॉज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कैसे वर्क करता है ये कि L1 वाले का जो प्राइस है ना 100 रुपीज है और आपका जो प्राइस है वो 114 रुपीज है। अब सिचुएशन क्या है कि जो L1 बिडर है ना वो नॉन एमएसएमई है और L2 जो बिडर है वो एमएसएमई है। अब बायर ने क्या कर रखा है? टेंडर में परचेज प्रेफरेंस एमएसएमई यस कर रखी है। अब इस केस में होगा क्या कि 25% जो ऑर्डर वैल्यू है ना वो L2 को दी जाएगी एज पर एमएसएमई क्लॉज, बट उसके लिए L2 मतलब एमएसएमई बिडर को क्या करना पड़ेगा? L1 वाले का जो प्राइस है उसको मैच करना पड़ेगा। मतलब आपको 25% तभी मिलेगा जब L1 का प्राइस मतलब जो 100 रुपीज का प्राइस था उसे आप मैच कर देंगे, तो उस ऑर्डर वैल्यू का 25% आपको भी ऑर्डर मिल जाएगा। अगर एक और सिचुएशन यहां पे होती है कि मान लीजिए कि वहां पे एक से ज्यादा बिडर ऐसे हैं, मतलब L1 वाला बिडर तो है 100 रुपीज में और वो नॉन एमएसएमई है, बट देर आर मोर देन वन बिडर जो कि एमएसएमई है और 15% का जो वो प्राइस रेंज है ना उसके अंदर कवर हो रहे हैं। मतलब एक का प्राइस 110 रुपए है और एक का प्राइस 112 रुपए है, तो दोनों ही 15% से नीचे है। तो दोनों में मतलब 25% का जो शेयर है ना वो दोनों में डिवाइड होगा, मतलब 12.5% उनको मिल जाएगा L2 को, 12.5% L3 को मिल जाएगा, बट दोनों को ही ना L1 वाले का प्राइस मैच करना होगा तभी आपको ऑर्डर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा इनकेस अगर आप मैच नहीं करते। इसमें एक और कंडीशन क्या होती है? In case of tender, item cannot be split or divided, etc. The MSE quoting a price within the band L1 plus 15% may be awarded for full complete supply of total tendered value to MSE, considering the spirit
ऑफ द पॉलिसी फॉर एनहांसिंग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट फॉर एमएसएमईज। अगर कोई एक केस ऐसा है जहां पे उस ऑर्डर को स्प्लिट नहीं किया जा सकता या फिर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उस केस में जो पूरा ऑर्डर है वो बायर एमएसएमई को भी दे सकता है। उनको मैच करना पड़ेगा L1 वाले प्राइस को, तभी वो दे पाएंगे और पूरा ऑर्डर भी वो दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें कवर कौन होता है और कौन कवर नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि एमएसएमई का लाभ, उनकी पॉलिसीज का लाभ कौन उठा सकता है और कौन नहीं उठा सकता। इसका भी जवाब मैं आज क्लियर कर देता हूं और आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देता हूं। द पॉलिसी इज मेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ओनली गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय एमएसएमई। However, traders, distributors, sole agent work contracts are excluded फ्रॉम दी पॉलिसी। मतलब देखिए, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर जो भी एमएसएमई है, वो एमएसएमई की पॉलिसीज का लाभ उठा सकते हैं। स्पेशली बोला गया है, हाईलाइट करके बोला गया है कि रीसेलर ट्रेडर्स के लिए एग्जेम्पशन नहीं बनी हुई। बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि अगर वो रीसेलर है, ट्रेडर है और वो उद्यम सर्टिफिकेट जनरेट कर लेते हैं एमएसएमई की वेबसाइट पे जाके, तो उनको भी बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। तो कभी आपने नोटिस किया हो, तो जब आप एमएसएमई या फिर उद्यम का सर्टिफिकेट जनरेट करते हो तो वहां पे ना आपको कोड सेलेक्ट करना होता है, आपको बताना होता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो कभी आपने नोटिस किया हो तो वहां पे जो दिखती है ना आपको कैटेगरीज, या तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड दिखती है या फिर सर्विसेज से रिलेटेड दिखती है। कोई भी ट्रेडिंग या फिर रीसेलिंग से रिलेटेड नहीं है, जो कि ये क्लियर करता है कि एमएसएमई की जो एग्जेम्पशंस है खाली मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बनाई गई है, रीसेलर और ट्रेडर इससे एक्सक्लूडेड है। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो बना दी या फिर जो भी एमएसएमईज के लिए लाभ थे वो तो बता दिए, बट वो फॉलो हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, डिपार्टमेंट हमें एग्जेम्पशन दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, उसकी कंप्लेन कैसे होगी, ये सब मॉनिटर कैसे होगा। तो उसके लिए भी ना गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलग अलग एंटिटीज बनाई हैं जो इनको देखती हैं, जो मॉनिटर करती हैं कि सारी ही पॉलिसीज फॉलो हो। जिसके लिए क्या किया गया, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ प्रोक्योरमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड सीपीएसयूज from MSMEs. Ministry of MSME has launched the MSME Sambandh portal on 8th December 2017 for uploading procurement details by all the CPSUs on a monthly and annual basis, which is regularly monitored by the ministry. देखिए, 8 दिसंबर 2017, 8 दिसंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसे संबंध बोला जाता है। इसमें जितने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं, सीपीएसयूज हैं स्पेशली, उनके लिए मैंडेटरी किया गया है कि जो वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं एमएसएमईज के थ्रू, जो भी वो खरीदारी कर रहे हैं, उसका जो डेटा है उन्हें अपलोड करना है मैंडेटरीली मंथली बेसिस पे या फिर एनुअल बेसिस पे। तो ये भी गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोसेस बना रखा है कि भैया अगर ये सारी चीजें मॉनिटर होंगी तो उनके डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि जो भी बेनिफिट्स बनाए गए हैं एमएसएमईज के लिए वो उन्हें दिए जाए। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना उससे रिलेटेड, जैसे कि टू रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ एमएसईज रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द पॉलिसी, a grievance cell named champion portal has been set up in the ministry of MSME. MSME ने एक और पोर्टल, चैंपियन पोर्टल जिसे बोला जाता है, वो बनाया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप जो एमएसएमई की पॉलिसीज हैं उनके लाभ लेने के लिए आप एलिजिबल हैं, बट कोई भी डिपार्टमेंट आपको नहीं दे रहा या फिर आपको लगता है कि कहीं पे भी पॉलिसी का वायलेशन हो रहा है, तो चैंपियन पोर्टल पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एमएसएमई द्वारा सेटअप है। तो उसमें आप जितने भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी आपकी पेमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स है या फिर कोई टेंडर से रिलेटेड कंप्लेंट्स है, तो वहां पे आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो एमएसएमई के राइट्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे एमएसएमईज को नहीं पता था कि उनके क्या राइट्स है। आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा, आगे जाके आप एमएसएमई के बेनिफिट्स ले पाओगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और जितने भी लोग इस टेंडरिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हैं वो जागरूक हों। देखिए, आपको पता होगा तभी तो आप सही तरीके से उन बेनिफिट्स का लाभ ले पाएंगे, तभी तो आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। बिजनेस ग्रो तभी होगा जब आप जागरूक बनोगे, जब आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीज, क्या क्या पॉलिसीज आपके लिए बनाई गई है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं है।
और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। तो जल्दी मिलेंगे इसी तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।